हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र। एमपीपीएससी मेंस थर्ड पेपर के अंतर्गत हम फिज़िक्स विषय जो हैं उसकी हम चर्चा कर रहे हैं और ये हमारा दूसरा वीडियो लेक्चर है जिसमें हम चर्चा करने वाले गति और उसके नियम की। मैं आपको एक बार ये चीज़ स्पेशल बता दूं कि अगर आप वहाँ सिलेबस में जाएंगे हो सकता है टॉपिक आगे पीछे हो, लेकिन मैं आपको अलग तरीके से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको उस हिसाब से टॉपिक कवर करवाऊँगा ताकि आपको टॉपिक बाय टॉपिक चीज़ें समझ में आए। तो आप घबराइएगा मत कि सर ने आगे का टॉपिक बहुत पहले करवा दिया है, बीच के टॉपिक को छोड़ दिए, तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं। मैं आपके टॉपिक जो हैं बड़ी ही ईमानदारी से कवर करवाने वाला हूँ। तो लास्ट वीडियो लेक्चर आपको अच्छे समझ में आया होगा भौतिक राशियों का। आज हम बात करने वाले हैं गति और इसके नियम या मोशन एंड इट्स लॉ। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं हम आज के वीडियो लेक्चर की। सबसे पहले हमें कुछ जो सामान्य से जानकारी, यानी कि मैं डायरेक्ट न्यूटन के जो 3 नियम हैं उन पे जाने से पहले कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनका न्यूटन्स के लॉ में बहुत ज़्यादा प्रयोग होने वाला है। इस कारण से पहले आपको कुछ 5 चीज़ें जानना ज़रूरी होगी, जिसमें दूरी, विस्थापन, चाल, वेग और त्वरण आता है। तो पहले हम अच्छे से बड़े ही सरल तरीके से इनकी डेफिनेशन समझेंगे और अगर आपको ये क्लियर होगा तभी ही आप गति के जो 3 नियम हैं जो न्यूटन ने दिए हैं उन्हें आप अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए तो फिर शुरुआत करते हम, पहले एक एक करके समझ लेते हैं। और एक चीज़ ये भी है कि जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि जो सदिश राशियाँ होती है वो किस प्रकार से होती है, तो आज आपको यहाँ पर विस्थापन और वेग के माध्यम से समझ में आ जाएगा कि ये सदिश राशियाँ क्यों कहलाती हैं। तो यहाँ पर हमारा उस चैप्टर से कनेक्टेड कुछ चीज़ें और भी पूरी हो जाएगी। सबसे पहले हम बात करें दूरी, तो दूरी हम किसे कहेंगे। देखिए पहले हम डेफिनेशन जान लेते हैं एज अ फिजिक्स के अकॉर्डिंग, फिर मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूँ। तो डेफिनेशन ये कि किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। पहली बात तो ये कि जब डेफिनेशन को आप पढ़ें तो एक एक कीवर्ड पर जाएं, ये आपको टफ कभी नहीं लगेगी। दिए गए समय अंतराल यानी कि कुछ निश्चित समय में वस्तु यानी कि कोई भी मैटर हो सकता है, तय किए गए मार्ग की लंबाई यानी कि वह कितना मार्ग तय करता है उसकी लंबाई को दूरी कहते हैं। चलिए अब एनिमेशन के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं ये आपका पुराना घर है और इससे आपको नए घर जाना है। यहाँ पर अगर आप जाना चाहते हैं तो रास्ता कुछ इस प्रकार का है, रास्ता बिल्कुल भी सीधा नहीं है। जब आप यहाँ से निकलते हैं और अपने इस वाले घर पर पहुँचते हैं तो ये जो रास्ता है कुल 5 किलोमीटर का है, और जब तक आप पहुँचते हैं इस रास्ते पर तो लगभग आपको कितना समय लग जाता है, 30 मिनट। अब देखिए फिर से डेफिनेशन में आते हैं, किसी दिए गए समय अंतराल, तो समय अंतराल कितना हो गया, 30 मिनट। वस्तु में कौन है, आप स्वयं आ गए यहाँ पर। तय किए गए मार्ग की लंबाई, तो मार्ग की लंबाई कितनी, 5 किलोमीटर। तो यही 5 किलोमीटर क्या कहलाएगा, दूरी कहलाएगा। हम कहते हैं ना कि दिल्ली से मुंबई की दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, तो ये वही वाली चीज़ है। अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि दूरी सदिश राशि है या अदिश राशि है, तो अगर आपने ईमानदारी से फर्स्ट लेक्चर पढ़ा होगा तो आप आसानी से जवाब दे पाएंगे कि जो दूरी है वो किस प्रकार की राशि है, तो वो एक अदिश राशि। ऐसा क्यों, क्योंकि जब मैं अपने नए घर से पुराने से नए घर गया तो मैं काफ़ी घूमा यहाँ पर, तो मेरी जो दिशा है ये क्या हो रही, समय समय पर यहाँ पर बदल रही है, यानी कि मेरी कोई एक निश्चित दिशा नहीं है। और जैसे ही दिशा में परिवर्तन होता है तो वो सारी राशियाँ कैसी हो जाती हैं, अदिश हो जाती है। और एक बात सदैव ध्यान रखें कि यह हमेशा क्या होती, धनात्मक होती। स्वाभाविक सी बात है, अब ऐसा तो नहीं है कि इस घर से इस घर की दूरी -5 किलोमीटर, हो ही नहीं सकता है। तो इस बात का आप खास ध्यान रखें कि दूरी हमेशा धनात्मक होती है और यह क्या है, एक अदिश राशि है। तो साथियों मैं आशा करता हूँ आपको जो दूरी की डेफिनेशन वो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ, किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। तो ये हमें फिजिक्स के अकॉर्डिंग ऐसी डेफिनेशन बहुत याद रखनी पड़ेगी। आप सामान्य जीवन में दूरी का मतलब जानते हैं, लेकिन जब आप मेंस में आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको कुछ इन्हीं कीवर्ड के साथ में चलना रहेगा और आप डायग्राम जरूर बनाएं। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की, यानी कि दूरी हमने समझ ली। अब विस्थापन किसे कहते हैं या डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं। चलिए इस बार थोड़ा सा तरीका हम चेंज कर लेते हैं। अब सबसे पहले एक डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर इसकी,
कि एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर विस्थापन आएगा। ठीक है, तो लंबवत या इसे न्यूनतम भी कह सकते हैं। चलिए इसको मैं समझा देता हूँ। यही आपके फिर से वो दो घर है, ये आपका पुराना घर, ये आपका नया घर। लेकिन अब इस बार फर्क है, और फर्क है रास्ते का, क्योंकि यहाँ पर साफ क्या लिखा है, निश्चित दिशा में, तो दिशा बिल्कुल कैसी, एक जैसी है और सीधी की सीधी जा रही है। और दूसरा पॉइंट ये कि बीच की न्यूनतम दूरी, तो इन दो घर के बीच की न्यूनतम दूरी क्या हो सकती है, यही हो सकती है। इससे ज़्यादा शॉर्ट तो कुछ हो नहीं सकता। तो जब आप अपने इस घर से इस घर पहुँचेंगे, तो जो आप पहले वाला रास्ता कैसे घूम के ऐसे जा रहा था, अब आप इस रास्ते के थ्रू गए, यानी कि सीधे गए। ये इन दो घरों के बीच का क्या है, न्यूनतम रास्ता है या न्यूनतम दूरी है, जो लगभग कितनी हो गई, 2 किलोमीटर। पहले ये घूमने वाला रास्ता कितने का था, 5 किलोमीटर का था, अब कितने का हो गया, 2 किलोमीटर का हो गया। और समय आपको 10 मिनट लगे। खैर समय नहीं, यहाँ पर जो आपको समझना है विस्थापन की डेफिनेशन में, वो क्या कि किन्हीं भी दो बिंदुओं की बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर पर अगर वीडियो देख रहे हैं, तो आपके घर से, आप गांव में रहते हैं चाहे शहर में रहते हैं, अगर आप अपने गांव के या शहर के बस स्टैंड पे जाएंगे तो क्या सीधे पहुंचेंगे, बिल्कुल नहीं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दूरी तय करना पड़ेगी। हो सकता है आपका घर यहाँ हो, बस स्टैंड यहाँ हो, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे जो गाँव के रास्ते होंगे या शहर के, घूम फिर के यहाँ तक जाना पड़ेगा। ये तो हो गई दूरी। लेकिन अगर ये कहा जाए कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी, तो वो होगी बिल्कुल ये, और इसे क्या कहेंगे, विस्थापन। चलिए साथियों, अगर आपको विस्थापन समझ में आया, तो अब फिर से वही क्वेश्चन कि विस्थापन सदिश होगा कि अदिश। तो मैं बिल्कुल गारंटी ले सकता हूं कि अब आप इसका जवाब बिल्कुल सही देंगे कि ये एक सदिश राशि है। सदिश राशि क्यों हो गई, क्योंकि आप देखेंगे कि एक निश्चित दिशा है, ये रास्ते में कहीं पर भी नहीं घूम रहा है। यानी कि अगर आप घर से निकले तो बिल्कुल आपके पांव सीधे सीधे रास्ते पर गए और आप अपने नए घर पहुंच गए। तो बीच में अगर आप कहीं नहीं रुक रहे हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो आप वो क्या कर रहे हैं, विस्थापन तय कर रहे हैं। और विस्थापन कैसी होगी, सदिश राशि, और इसका ऐसा ही मात्रक मीटर है। दूरी का भी मीटर होता है, क्योंकि जो लंबाई होती है उसे तो हम मीटर में मापते हैं। तो यहाँ पर ऐसा ही मात्रक में फर्क नहीं आएगा। 2 किलोमीटर यहाँ पर भी था, पहले 5 किलोमीटर था, या इसे हम 2000 मीटर कह सकते हैं, उस दूरी को 5000 मीटर कह सकते हैं। मापेंगे तो इसे हम मीटर में। चलिए साथियों, तो मैं आशा करता हूं आपको जो विस्थापन है ये बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। तो इन डेफिनेशन को हमें अच्छे से याद रखना है, क्योंकि जब आगे मैं गति का नियम पढ़ाऊंगा तो कुछ टर्म्स इनकी जरूर यूज होगी। अब थर्ड नंबर आता है चाल का या स्पीड का। आपने बहुत सारी बार सुना होगा कि मैं इस स्पीड से गाड़ी चलाता हूँ या कम स्पीड से गाड़ी चलाता हूँ। तो चाल होती क्या है, आपको अक्सर बहुत सारों को पता होगा कि चाल किसे कहते हैं, लेकिन एज ए फिजिक्स हमें डेफिनेशन के रूप में क्या याद रखना पड़ेगा, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। ठीक है, मतलब इस बात को समझिए। हाँ, एक चीज और बता दूं, जब कभी ये कीवर्ड आते हैं एकांक समय, तो एकांक समय के लिए हमेशा याद रखिए, या तो वो 1 सेकंड की बात करेगा, या 1 मिनट की बात करेगा, या 1 घंटे की बात करेगा। जब भी अगर फिजिक्स में एकांक शब्द आए तो इसका मतलब याद रखिएगा कि एक ही होगा, चाहे वो 1 सेकेंड हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, 1 मीटर हो सकता है, 1 सेंटीमीटर हो सकता है, लेकिन होगा क्या, एकांक समय। क्योंकि फिजिक्स में कोई भी टर्म्स जो होती है वो हमेशा एक के रूप में उससे प्रूव किया जाता है, देन उसके बाद में फिर ज्यादा लिया जाता है, जैसे वैक्सीन का होता है, बिल्कुल वैसे। अब मान लेते हैं, ठीक है, अब चाल को हम समझते हैं, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि सदिश राशि है कि अदिश राशि है। मान लेते हैं आप साइकिल लेके निकले, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है और आपको यहाँ पर पहुँचना है। जब आप साइकिल लेके निकलते हैं, घाटी पर चढ़ते उतरते आराम से जा रहे हैं, और फाइनल आपकी डेस्टिनेशन जो थी वहाँ पर पहुँच गए। अब मान लेते हैं कि आपने जो रास्ता तय किया ये कितना था, 50 किलोमीटर की ये पूरी दूरी है, और आप यहाँ पर पहुँच गए हैं। अब ये आपने 50 किलोमीटर कितने समय में तय किया, 1 घंटे में तय किया। तो अब आपकी चाल क्या हो जाएगी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि आपकी जो साइकिल की रफ्तार थी वो कितनी थी, 50 किलोमीटर हुआ। हाँ, चाहे बीच में आप कभी 70 की स्पीड पर रहे हों या कभी 20 की स्पीड पर आए हों, लेकिन एक एवरेजन आपकी जो चाल हो गई वो कितनी होगी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही क्या है, चाल की डेफिनेशन। ओके, आपको समझ में आया। अब यहाँ पर सबसे फिर से क्वेश्चन हमारा मेन कि ये सदिश है कि अदिश। तो
तो फिर आप इस रास्ते पे ध्यान दीजिए, क्या इसकी दिशा सीधी है? आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। तो ये फिर कैसी हो जाएगी? अदिश राशि हो जाएगी। और इसका मात्रक क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। क्योंकि होगा क्या यहाँ पर, स्वाभाविक सी बात है कि आप जो कुछ निश्चित दूरी है वह एक निश्चित समय में तय कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप मात्रक बनाना भी सीख जाएंगे। मात्रक बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि निश्चित समय में कोई दूरी तय कर रहे हैं तो दूरी बटा समय इसका फार्मूला होता है। तो दूरी के लिए हम मीटर यूज करेंगे मात्रक में, और समय के लिए सेकेंड। एक चीज और बता दूं कि मात्रक कभी भी ऐसे किलोमीटर पर सेकेंड या ऐसे मीटर पर आवर कभी नहीं होते हैं। इनका एक बराबरी का चलता है, मीटर सेकेंड के साथ में चलेगा, यहाँ पर किलोमीटर घंटे के साथ में चलेगा। ओके, तो इस बात का आप खास यहाँ पर ध्यान रखें। तो इसका मात्रक भी बना लेंगे हम। तो मात्रक भी आपको कोई रटने की जरूरत नहीं है, मात्रक भी बनाना मैं आपको इस फिजिक्स का जो सब्जेक्ट इसमें सिखा दूंगा। तो आई होप आपको चाल जो है वो भी समझ में आ गया होगा, और ये एक अदिश राशि क्यों है ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं चौथी चीज पर, वेग पर। जिस प्रकार से दूरी विस्थापन से कनेक्ट था, वैसे ही चाल का कनेक्शन वेग से है। तो वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होगी यहाँ पर? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। स्वाभाविक सी बात यहाँ पर विस्थापन आ गया है, तो आप खुद समझ जाइए कि सदिश होगा कि अदिश। अब आपको विस्थापन के बारे में पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि ये कैसी राशि थी आपकी, विस्थापन सदिश, तो वेग भी कैसा होगा? सदिश। चलिए, फिर भी अगर दिक्कत हो तो एक हम यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं कि आपको यहाँ पर पहुँचना है और यहाँ से आप निकले साइकिल लेके बकायदा, तो आप घाटी चढ़े जा रहे हैं, चढ़े जा रहे हैं, चढ़े जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपकी एक निश्चित दूरी होगी। मान लेते हैं कि आप 50 किलोमीटर प्रति घंटा से घाटी चढ़े, लेकिन फर्क क्या आ गया है चाल और वेग में, कि चाल के लिए आपको रास्ता ऐसा तय करना पड़ रहा है, लेकिन वेग में ऐसा बिल्कुल नहीं है। वेग में वही काम है जैसा विस्थापन में था, कि किन्हीं भी दो बिंदुओं की जो बीच की न्यूनतम दूरी है, अगर वो आप बिल्कुल सीधे तरीके से तय करते हैं तो आपकी वही चाल वेग में तब्दील हो जाती है। यानी कि अगर आप मोटरसाइकिल लेके घर से निकले और अगर आपका जो मोटरसाइकिल का हैंडल है वो बिल्कुल अगर वैसा का वैसा ही बना हुआ है, और अगर आप इसे जहां तक नहीं मोड़ते हैं और सीधे चले जाते हैं, तब तक आपकी जो चाल वेग कहलाती है। लेकिन जैसे आपने हैंडल थोड़ा सा घुमाया, यानी कि आपकी दिशा अनिश्चित हो गई, और जैसे ही दिशा अनिश्चित होगी तो अब ये क्या हो जाएगी? आपकी चाल वेग हो जाएगी। अब वही क्वेश्चन जो मैंने आपको बता दिया, चाल क्या है यहाँ पर, सॉरी वेग क्या है एक प्रकार का, तो वेग सदिश राशि है, और इसका ऐसा ही मात्रक भी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेग बराबर क्या होता है? तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। ठीक है, वेग बराबर क्या होगा? विस्थापन बटे समय। तो ये फॉर्मूला हम कहाँ से बना रहे हैं? तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा था? एकांक समय में तय किया गया विस्थापन, यानी कि एक निश्चित समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। विस्थापन को हम किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं, और समय को सेकंड में मापते हैं। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। सिंपल है यहाँ पर। तो मात्रक बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, और फिजिक्स भी आपको रत्ती भर भी रटने की जरूरत नहीं है। हम ऐसे ही एनिमेशन से बड़े ही मजेदार तरीके से इसको पढ़ते चलेंगे। तो आई होप यहाँ पर हमारा चौथा पॉइंट वेग आपको समझ में आया होगा। एक चीज और बता दूं फिर से मैं आपको, कि दूरी और इधर क्या था हमारा? विस्थापन। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या था हमारा? चाल और वेग। तो इन दोनों का कनेक्शन है। ये दोनों कैसी हैं? अदिश राशियां हैं, और ये दोनों कैसी हैं? सदिश राशियां हैं। ठीक है, और ये बिल्कुल जो दूरी है, दूरी से चाल कनेक्ट होता है और विस्थापन से वेग कनेक्ट होता है। तो ये आप फिर से डेफिनेशन पढ़िएगा, जो चारों पॉइंट है आपको क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पर त्वरण जो है उसका डेफिनेशन थोड़ा सा अलग निकलेगा। इसकी डेफिनेशन आपको रटने की जरूरत नहीं है, पहले इसको हम पढ़ लेते हैं। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग मैंने आपको बता दिया है। हालांकि आप कहेंगे वेग तो सीधी दिशा में होता है, लेकिन एज ए फिजिक्स यहाँ पर यही शब्द यूज होता है। ठीक है, तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। परिवर्तन यानी कि देखिए, जब भी अगर ये टर्म आती, दर मतलब समय के साथ कोई चीज परिवर्तित हो रही है, ये बात याद रखिएगा। चलिए, ज्यादा चिंता की बात नहीं है, मैं आपको एक अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे ये जनाब गाड़ी लेकर आ रहे थे, इनको पीएससी का बोर्ड दिखा और इन जनाब ने क्या करी? अपनी गाड़ी स्लो कर ली। इसे ही हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं।
क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, वेग में परिवर्तन की दर। तो स्वाभाविक सी बात है, इन गाड़ी की स्पीड हो सकता है जनाब की 50 किलोमीटर आवर पर हो, और अचानक से इन्होंने ब्रेक लगाया और पीएससी का बोर्ड देखा, सोचा पीएससी एग्जाम कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही बोर्ड देखा, इनकी स्पीड 50 किलोमीटर से कितने पर आ गई, 10 किलोमीटर, और धीरे धीरे कितने पर आ जाएगी, 0 पर आ जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर इनके वेग में क्या हो रहा है, बिल्कुल परिवर्तन हो रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो फिर सवाल ये कि क्या वेग में परिवर्तन से मतलब हमेशा स्पीड का कम होना है, ऐसा जरूरी नहीं है। इसका एग्जाम्पल आप देखिए, ये जनाब गाड़ी चला रहे हैं और इनकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही है बकायदा, और ये क्या करेंगे, धीरे धीरे अपने दोस्त से आगे निकल जाएंगे। यानी कि यहाँ पर इस चीज का मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर वेग में परिवर्तन बढ़ रहा है, यानी कि इस जगह स्पीड क्या हो रही है, फास्ट हो रही है, वेलोसिटी फास्ट हो रही है, और इस जगह वेलोसिटी क्या हो रही है, स्लो हो रही है। इसका मतलब ये कि जो वेग में परिवर्तन है वो आपका क्या हो सकता है, धीमा भी हो सकता है और तेज भी हो सकता है। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार भी याद रखिएगा आप। तो ये तो क्लियर हो गया आपको कि वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों वीडियो से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, यहाँ स्पीड फास्ट, यहाँ कम। तो अब हमारी त्वरण के बारे में और जानकारी क्या रहेगी, वो ये कि यदि वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ता है, जैसे कि इन जनाब की मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं, धनात्मक त्वरण। ओके, और यदि समय के साथ वेग घटता है, यानी कि जैसे इन जनाब का स्पीड घट रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ऋणात्मक या मंदन त्वरण कहलाते हैं। तो मैं आशा करता हूं आपको त्वरण बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ये बिल्कुल वैसे भी लागू हो सकता है जैसे कि अगर आप दौड़ते दौड़ते अपनी स्पीड धीमी कर लें, तो वो भी क्या चीज कहलाती है, त्वरण कहलाती है। यहाँ पर स्पीड कम ज्यादा होना ही मायने रखता है। ओके, अब सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर कि ये कैसी राशि होगी, यहाँ पर तो सदिश राशि होगी, क्योंकि हम टर्म्स क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पर वेग यूज कर रहे हैं, इसलिए सदिश होगी, क्योंकि वेग सदिश तो त्वरण भी सदिश। अब इसका मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकेंड होगा। कैसे, देखिए वेग में परिवर्तन की दर, तो वेग बराबर क्या था हमारा डेफिनेशन यहाँ पर विस्थापन बटा समय। ठीक है, क्या था, हाँ थोड़े से वीडियो चलते रहेंगे तो बोर होने की जरूरत नहीं, इन्हें भी देखते रहिए और जो मैं समझा रहा हूँ अब इस पर फोकस कीजिए। वेग बराबर क्या था, विस्थापन बटा समय। तो इसका मात्रक क्या निकला, मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ पर वेग में भी परिवर्तन हो रहा है, यानी कि ये क्या हो गया, वेग बटा वापिस से समय हो गया है। ठीक है, वेग बटा क्या हो गया, समय हो गया है। तो यहाँ पर वेग का जो मात्रक है वो क्या था, पहले से मीटर, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, और इसके बटे में एक बार और सेकेंड आ जाएगा। तो इतना तो आप जानते होंगे कि किसी वस्तु के बटे में फिर से बटा आए तो इसका यहाँ पर गुणा हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। खैर ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो तो इतने से को तो हम रट सकते हैं। खैर चलिए, तो आपने बाइक बहुत देख ली होगी इस स्क्रीन पर, अब चलते हम आगे की तरफ, और जो मेन हमारा पॉइंट था गति के नियम, उनको हम समझते हैं। अब बारी आती है न्यूटन के गति के नियम की। ये किस्सा आपको अच्छे से याद होगा ही सही कि न्यूटन बाबा एक बार पेड़ के नीचे बैठे बैठे कुछ किताब पढ़ रहे थे, अचानक से सर पे सेब गिरा, तो उनके दिमाग में ख्याल आया कि सेब क्यों गिरा, और इसी ख्याल में उन्होंने एक पूरी पुस्तक लिख दी, बुक लिख दी, जिसका नाम था प्रिंसिपिया। ये बाकायदा जो ऑफिशियल किताब है उसी का पेज है यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो ऑथर यहाँ पर लिखा है न्यूटन बाकायदा, और ईयर भी लिखा है 1686। तो 1687 मतलब 86 बुक प्रकाशित हो गई थी, और 87 में बाकायदा एक ऑफिशियल तरीके से इनके जो गति के नियम आ चुके थे। तो अब गति के जो 3 नियम हैं जो आपने 10वीं क्लास में भी पढ़े होंगे, लेकिन वहां समझ नहीं आया, तो यहाँ पर बड़े ही इत्मीनान से हम इनको समझेंगे। सबसे पहला आता है न्यूटन का पहला गति का नियम, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखिए रटने की कोई जरूरत नहीं है, बारीकी से हम इन चीजों को समझेंगे। तो पहला गति का नियम क्या कहता है, पहले इसको पढ़िए, बहुत अच्छी डेफिनेशन है और आपको याद भी हो जाएगी, रटने की जरूरत नहीं है। पहले हम इसको पढ़ते हैं कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसी ही चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। रटिए मान के क्या रहा है कि जो जैसा है, यानी कि स्थिर है तो स्थिर ही रहेगा, और कोई गतिशील है तो गतिशील ही रहेगा जब तक उस पर कोई प्रेशर लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन न किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये जो आपको दिख रहा है, ये फुटबॉल पहले स्थिर था, ठीक है,
ये तब तक स्थिर रहेगा जब तक इसको यहाँ पर आकर कोई लात ना मारेगा। इस बात को समझिए, यानी कि इस पर बाह्य बल नहीं लगाया गया तब तक तो फुटबॉल पड़ा रहेगा। आप ही सोचिए, अगर आप फुटबॉल खेलते हैं और अगर फुटबॉल ग्राउंड में पड़ा है, उस पर कोई लात नहीं मारेगा तो क्या फुटबॉल अपने आप चलना शुरू कर देगा? बिल्कुल नहीं। तो ये स्थिर है तो स्थिर ही रहेगा। या ये जो आप अगर यहाँ पर देखेंगे, एक एग्जाम्पल फिर से मैं बता दूं कि अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये गेंद गति कर रही थी, अचानक से यहाँ पर क्या किया, कैच कर लिया। ठीक है, इस बात को फिर से देखिए कि जैसे गति कर रही थी, तो अगर इसको यहाँ पर फील्डर कैच नहीं करेगा तो क्या गेंद अपने आप रुक जाएगी? हाँ रुकेगी, घर्षण के जरिए रुकेगी, आगे बाउंड्री वॉल से जाके रुकेगी, लेकिन बीच में ही यहाँ पर क्या कर दिया, बल लगा दिया तो गेंद रुक गई। यानी कि ये स्थिर है तो स्थिर ही रहेगा, ये बॉल गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी, जब तक यहाँ पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, यानी कि यहाँ पर कोई लात ना मारी जाए और यहाँ पर फील्डर द्वारा कैच न किया जाए, तब तक क्या रहेगा, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। आगे बात आपको समझ में यहाँ पर क्लियर में? तो कुल मिला के मैं डेफिनेशन पे फिर से चलता हूं। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में, लाइक दैट फुटबॉल, तो विराम अवस्था में ही रहेगी। ओके, यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही, जैसे कि बॉल गई यहाँ से बैट्समैन से, तो वैसी ही चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। जैसे कि फुटबॉल में वर्तमान अवस्था में परिवर्तन किया और बॉल की अवस्था में भी परिवर्तन किया। अब ये न्यूटन का क्या है, पहला गति का नियम है। लेकिन यहाँ पर अब एक और इंटरेस्टिंग चीज आती है कि प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। गैलीलियो भी एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये नियम बहुत पहले दे दिया था, लेकिन काफी हद तक न्यूटन के पहले नियम से मिलता है। इसे कहते हैं जड़त्व का नियम। अब इसको समझिए, देखिए पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विराम अवस्था में या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, यह बॉल पड़ी है तो पड़ी ही रहेगी जब तक इस पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, या ये जो जनाब है चलते ही रहेंगे जब तक ये खुद ना रुक जाए या इनको कोई ना रोके। अब ये बॉल जो पड़ी हुई है, इसके इसी गुण को हम क्या कहेंगे, जड़त्व कहेंगे। आप इस जड़ का मतलब समझते हैं? ठीक है, जड़ मतलब क्या होता है, हम कहते हैं बहुत सी बार के तो पूरा जड़ है, यानी कि कुछ नहीं है, बिल्कुल वैसा का वैसा है, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। तो वही वाली बात है कि फुटबॉल अगर पड़ा है तो पड़ा ही रहेगा जब तक इस पर बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा, जब तक ये ऐसा ही है तो इसके ऐसे ही रहने को गुण को हम क्या कहेंगे, जड़ तो कहेंगे। उसी तरह ये जो जनाब है चलते जा रहे चलते जा रहे चलते जा रहे, अब इनको रोकने वाला कोई नहीं है, तो ये जो इनके चलने का गुण हो गया है, यानी कि एक ही अवस्था में बने रहने का जो प्रवृत्ति है उसे हम क्या कहेंगे, जड़त्व कहेंगे। आगे बात आपको समझ में, इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं इंग्लिश में, तो ये बात याद रखिएगा। यानी कि फिर से मैं आपको बता दूं डेफिनेशन पढ़ के कि बाह्य बल के अभाव में, ठीक है, इस डेफिनेशन को याद रखना है, बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु का अपनी विराम अवस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। जैसे कि अगर आप मोबाइल में अपना वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आप बैठे हैं तब तक बैठे रहेंगे जब तक आपकी मम्मी आपको आवाज ना लगा दे किसी काम के लिए, तो तब तक अगर आप लेटे लेटे या बैठे बैठे वीडियो देख रहे हैं तो वो भी आपका क्या हो गया, जड़त्व का गुण हो गया है। अब इस जड़त्व के एग्जाम्पल आपने बहुत सारी बार सुने होंगे, ठीक है। हाँ, एक चीज और सबसे महत्वपूर्ण जो निकल कर आती है वो ये कि न्यूटन के फर्स्ट नियम से बल की परिभाषा निकल कर आती है। बल की परिभाषा अब क्या हो जाएगी कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। वही वाली बात होगी, जैसे इस फुटबॉल को लात मारूंगा तो इसकी अवस्था में परिवर्तन होगा, तो जो लात मारी वही क्या हो गया, इस पे बल हो गया। या इन जनाब को आप जाके आगे से पकड़ लो कि अरे भाई रुक जा, कितनी देर हो गया, वीडियो में चले जा रहा है तू, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आपने इनको रोका तो ये क्या हो गया, एक प्रकार का बल हो गया है। तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में, ठीक है, ये टर्म्स आप अच्छे से याद रखें, इसको ना भूलें। प्रारंभिक अवस्था यानी कि जड़त्व वाली अवस्था में परिवर्तन करता है, उसे हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं, ठीक है। तो ये भी हमें याद रखना है, ये भी पूछा जाता है कि बल की परिभाषा कौन से नियम से आती है, तो पहले नियम से आती है। और बल के बारे में बता दूं, बल एक सदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है। तो हालांकि बल के बारे में हम आगे और भी चर्चा करेंगे, स्पेशल टॉपिक को लेकर वहां समझेंगे। सदिश इसलिए कि लात जो है एक सीध में मारी जाएगी, आपको ये एकदम सामने पकड़ के रोकोगे, इसलिए सदिश है। और न्यूटन जो है उन्हीं के नाम पर इसको दिया गया है, क्योंकि उन्हीं की वजह से बल की परिभाषा निकल कर आई थी।
तो यहाँ पर आपको जड़त्व का नियम भी समझ में आया होगा। अब जड़त्व के कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे कि आपने बहुत सारी पढ़ा होगा किताबों में, अगर आप साइंस से रहे हो या फिर भी अगर साइंस से ना रहे हो तो मुझे इतनी उम्मीद है कि 10वीं क्लास में तो एग्जाम्पल थे कि ठहरी हुई मोटर गाड़ी या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो होता है इसे बहुत सारी बार, अगर आप गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी में अचानक ब्रेक लगता है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं। इसका सिंपल सा रीज़न क्या होता है, क्योंकि होता क्या है कि आपके नीचे का शरीर जो है वो गाड़ी के साथ गति कर रहा होता है। जैसे ब्रेक लगता है तो ये वाला हिस्सा तो अपनी वापस से जो दूसरी अवस्था है रुकने की उसमें आ जाता है, लेकिन आपका ऊपर वाला शरीर अभी भी उसी अवस्था में बना रहना चाहता है। वो चाहता है कि नहीं, मैं तो अभी भी चलता रहूँगा, ठीक है। तो इस कारण से हम आगे झुक जाते हैं। या जैसे वही चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री की ओर आगे झुक जाना। तो इसके पीछे मेन रीज़न क्या है, जड़त्व, क्योंकि वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में रहना चाहता है और जैसे ही अचानक बदलाव होता है तो यहाँ पर क्या होता है, स्वाभाविक सी बात है, वह आगे की ओर चला जाता है। या आपने ये वाला भी बहुत सारी बार ट्राई किया होगा कि अगर आप ग्लास के ऊपर रख कर ऐसा कोई गत्ता रखते हैं, उस पर सिक्का रखते हैं, जैसे इस पर आप मारते हैं तो गत्ता चला जाता है, सिक्का नहीं जाता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो यहाँ पर क्या होता है कि अब इस सिक्के को क्या पता है कि मुझे तो अभी स्थिर अवस्था में रहना, यही मेरा जड़त्व का गुण है, लेकिन इसके नीचे का जो आधार होता है उसको अचानक से गति मिल जाती है। तो इसको जब तक समझ पड़े तब तक गत्ता आगे निकल जाता है और ये सिक्का अंदर गिर जाता है। क्यों? क्योंकि जड़त्व के कारण। या कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर अलग हो जाते हैं। तो धूल के कण अगर उस कंबल पर जमे हुए हैं और अचानक से आप कंबल झटकते हैं तो कंबल में तो गति आ जाती है, धूल के कण में नहीं गति आती है, तो वो वहीं के वहीं नीचे गिर जाते हैं। तो ये क्या है, हमारे इनर्शिया के एग्जाम्पल है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ढेर सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जड़त्व के यहाँ पर। तो इसका मेन जो रीज़न है वो आता है यहाँ पर फर्स्ट लॉ से। तो मैं आशा करता हूँ आपको गति का पहला नियम अच्छे समझ में आया होगा और जड़त्व का नियम और उसके उदाहरण भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं न्यूटन का जो दूसरा नियम है गति का, वहाँ पर। न्यूटन के गति के दूसरे नियम को समझने से पहले हमें टर्म्स जो है वो जानना बहुत ज़रूरी है। वो है संवेग, या जिसे कहा जाता है मोमेंटम। तो पहले अगर आप इसकी डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे तो न्यूटन का दूसरा नियम आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। चलिए, तो पहले हम जान लेते हैं संवेग क्या है। तो इसकी डेफिनेशन है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। इट्स सिंपल, यानी कि संवेग बराबर क्या हो गया, कोई वस्तु उसका जो द्रव्यमान होगा अगर उसके साथ में वेग का गुणनफल कर दिया जाए तो जो भी चीज़ निकल कर आती है उसे संवेग कहते हैं। इसके लिए ये जो टर्म्स यूज की जाती है, यानी कि लोगो जो यूज़ किया जाता है वो पी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि मोमेंटम का नियम ये शुरुआत से चला आ रहा है, तो पी ही यूज़ किया जाता है। मास के लिए एम यूज़ करेंगे और वी के लिए, वेग के लिए वी यूज़ करेंगे। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको अभी भी समझ नहीं आता है तो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा कि संवेग सदिश राशि है और इसका मात्रक किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड होता है। मान लेते हैं कि ये जो कार है ये जा रही है, ठीक है। इसकी कुछ स्पीड होगी जो लगभग कितनी रही हो, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसका वजन हम मान लेते हैं कार का कितना है, 1000 किलोग्राम। तो यहाँ पर संवेग बराबर क्या निकलेगा, इसका स्पीड जो है 40 और अगर इसका संवेग है अगर इसमें गुणा कर दे तो इसका क्या निकल जाएगा, पूरा का पूरा जो वजन है अगर उसमें इसका जो स्पीड है उसका गुणा कर दिया जाए तो इसका पूरा क्या निकल जाएगा, संवेग निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर घबराने कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, यहाँ पर ऐसा ही मात्रक आप आसानी से निकाल लेंगे। तो किलोग्राम यानी कि जो वजन होता है, ठीक है, इस 1000 जो वजन है इसके लिए तो हम किलोग्राम यूज कर लेंगे, इनटू वेग के लिए हम क्या यूज करेंगे, तो वेग का मात्रक अभी थोड़ी देर पहले बताया क्या है, मीटर पर सेकेंड। तो संवेग आपको समझ में आ गया। अगर आप ग्राउंड में दौड़ भी रहे हैं, ठीक है, और आपकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ओके, और अगर आपका वजन कितना है 60, तो अगर आप 60 में 5 का गुणा करते हैं तो यहाँ पर लगभग 300 क्या निकलेगा, आपका कुल मिला के संवेग निकल जाएगा। और जिस वस्तु का संवेग जितना ज़्यादा होता है उसमें बल भी उतना अधिक होता है। यही हम बात करेंगे न्यूटन के दूसरे नियम की। तो अभी तक मैंने आपको न्यूटन का दूसरा नियम नहीं बताया। अब चलिए चलते हम नेक्स्ट पेज पे और समझते हैं कि न्यूटन का जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो क्या कहता है। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है। बहुत सारे बच्चों को भारी भरकम लगती है, लेकिन मैं इसे बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा आपको। एक एक शब्द समझ के चलेंगे तो समझ में आ जाएगा। पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर
उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा में होता है। ये तो गया आपके सिर के ऊपर से। चलिए पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल समझा देता हूँ। मान लेते हैं कि आप कोई बैग खींचते हैं, ठीक है, इसका वजन कितना है 10 किलोग्राम, ठीक है, और अगर आप इसको खींच रहे हैं तो इसकी कुछ तो स्पीड होगी, 1 किलोमीटर प्रति घंटा कुछ तो जरूर होगी। ओके, तो यहाँ पर इसका कुछ ना कुछ संवेग होगा। अगर इसका संवेग जितना ज्यादा होगा, इस बात पे समझिए आप बात को, इसका संवेग जितना ज्यादा होगा आपको बल भी क्या करना पड़ेगा, उतना ज्यादा लगाना पड़ेगा। जैसे कि इसको समझ लीजिए, मान लेते हैं कि इसका 10 किलोग्राम वजन है और 1 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आप खींच रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, इसका संवेग कितना हो गया, टोटल 10 इंटू 1 बराबर 10। समझ में आया। वहीं तरफ अगर आप 2 बैग खींचते हैं तो इसका वजन कितना हो गया 20, ठीक है, और अभी भी आप इसको कितना खींच रहे हैं 1 किलोमीटर प्रति घंटा से, यानी कि अब इसका संवेग कितना हो गया 20। अगर मैं ही सिंपल तरीके से आपसे पूछूं कि आपको एक बैग खींचने में ज्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा या 2 बैग खींचने में, तो आप कहेंगे इट्स सिंपल, यहाँ पर अगर मैं ज्यादा खींचूंगा ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। बस यही बात क्या कहता है, सेकंड नियम कहता है। कैसे कहता है, फिर से समझिए। वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, अगर आप इसे खींच रहे हैं 1 किलोमीटर प्रति घंटा, थोड़ा तेज खींचने लग जाएंगे तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा पे भी जा सकता है ये, या इससे पहले इसका संवेग कितना था 0 किलोमीटर प्रति घंटा था, या 0 होगा, कुछ तो होगा, ठीक है। इस बात को समझ रहे आप कि यहाँ पर इसका संवेग कितना था। चलिए इसको मैं क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा। इसका संवेग कितना है 10, इसका संवेग कितना है 20। अगर आपकी स्पीड बढ़ती है या आप इसमें से कुछ भी करते हैं, स्वाभाविक सी बात इसमें संवेग परिवर्तित होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, आगे बात समझ में, यानी कि अगर इसकी स्पीड 1 किलोमीटर प्रति घंटा से कितनी हो जाती, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पर संवेग 10 से बदलकर 20 हो जाएगा। तो संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती, यानी कि अगर आप यहाँ पर ज्यादा बल लगाएंगे तभी तो आप इसकी क्या कर पाएंगे, स्पीड बढ़ा पाएंगे, यानी कि जितना ज्यादा बल लगेगा उतना ही ज्यादा यहाँ पर क्या होगा, परिवर्तन होगा संवेग में। खैर अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो कंफ्यूज होने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आपको इसको एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। बॉल आपने कम से कम, हम भारतीय हैं तो हमने क्रिकेट तो बहुत खेला होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो इस चीज को आप मैं समझाना चाहता हूँ वो समझिए कि जैसे अगर आपके पास बॉल आती, ठीक है, तो हम में से अक्सर लोगों ने बॉल कैच करने का एक तरीका होता है कि हम क्या करते हैं, धीरे धीरे अपने हाथ को पीछे ले जाते हैं। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि हम बॉल को अचानक यहीं पर हाथ रोक के कैच करेंगे तो क्या होगा, आप कहोगे सर बिल्कुल हमारे हाथ में बहुत जोर की लगेगी। ऐसा क्यों होगा, इस बात को समझिए। अचानक से इसका जो संवेग, मान लेते हैं ये गेंद जो है 120 किलोमीटर प्रति घंटा से आ रही थी और बहुत जल्द जैसे आपने इसको हाथ में रोका और कुछ ही सेकेंड में इसका संवेग कितना हो गया, 0 किलोमीटर पर आवर के आसपास हो गया। बहुत जल्दी से आपने इसका संवेग शून्य कर दिया। तो जितना जल्दी आपने इसका संवेग शून्य किया उतना ज्यादा आपको क्या लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। यानी कि जो गेंद है वो आपके हाथ में बहुत ज्यादा बल लगाएगी, क्योंकि जितनी स्पीड से उसका संवेग 0 होगा उतनी ही स्पीड से क्या लगेगा, आपके हाथ में बल लगेगा। तो यहाँ पर समानुपाती हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ, क्योंकि अचानक से आप इसका संवेग क्या कर रहे हो, शून्य कर रहे हो। जितनी जल्दी ये करोगे उतनी आपको ज्यादा हाथ में लगेगी। यानी कि अगर हम क्या करते हैं, फिर दूसरा एग्जाम्पल क्या करते हैं, हम हाथ को धीरे धीरे पीछे लेते हैं। क्यों, क्योंकि अगर हम अचानक से रोकने के बजाय 120 किलोमीटर पर आवर से फिर इसकी स्पीड हम क्या करते हैं 100, फिर 80, फिर 90, 100 के बाद में 70, फिर 10 तक लाते हैं। तो जैसे अगर आप इसको धीरे धीरे यहाँ पर क्या करोगे, कम करोगे, एक समय लोगे, तो यहाँ पर आप पे लगने वाला बल भी क्या होगा, हाथ पे कम होगा। ठीक है, मुझे पता है कि सेकेंड लॉ बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। जो मैं आपको समझा रहा हूँ उस बात को समझिए कुल मिलाकर कि यहाँ पर ये समानुपाती होते हैं। आपको अगर यहाँ पर ज्यादा चीज खींचनी है तो ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, कम चीज खींचनी है तो कम बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर संवेग में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। हर किसी गति करती हुई वस्तु का संवेग होता है, पहले तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा। तो संवेग में परिवर्तन होता ही होता है। ओके, अब यहाँ पर एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ। ये जो जनाब है, ठीक है, ये यहाँ पर जंप कर रहे हैं। अब जैसे ये जंप कर रहे हैं तो यहाँ पर गद्दी इसलिए बिछाई गई है
ताकि इनका जो संवेग है दौड़ के आ रहे हैं, संवेग अगर धीरे धीरे शून्य होगा तो इनको बिल्कुल भी नहीं लगेगी या कम लगेगी। लेकिन अगर इसकी जगह बाकायदा फ्लैट ग्राउंड होता तो इनका संवेग अचानक से शून्य हो जाता, और जितना जल्दी संवेग शून्य होगा, जितना जल्दी संवेग में परिवर्तन होगा, लगने वाला बल भी क्या होगा, उतना अधिक होगा। आ रही बात आपको समझ में? कोई कंफ्यूजन नहीं। खैर चलिए, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। अभी ये नियम खत्म नहीं हुआ है, अभी तो इससे जो एक व्यंजक हमें निकल कर दिखाई देता है वो भी मुझे आपको बताना है। तो यहाँ पर व्यंजक क्या है, इस बात को समझिए। अब यदि आरोपित बल F हो, बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण A हो और वस्तु का द्रव्यमान m हो, तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम से F बराबर m है, यानी कि बल का व्यंजक प्राप्त होता है। पहला जो नियम था उससे परिभाषा निकली है, और दूसरा जो नियम है उससे जो बल यानी फोर्स बराबर क्या निकलेगा, तो m इंटू ए यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन, इसे बोलते हैं त्वरण। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये जो अगर कोई पत्थर पड़ा है, ठीक है, इसका वजन कितना है, 400 किलोग्राम, यानी कि इसका मास कितना है, 400 किलोग्राम। अब इस पर आप कुछ फोर्स लगाएंगे तो स्वाभाविक सी बात, इसका त्वरण होगा कि नहीं होगा, इस बात को समझिए। त्वरण में परिवर्तन और संवेग में परिवर्तन एक ही चीज होती है। तो यहाँ पर त्वरण जो है इसका कुछ ना कुछ जरूर होगा, यानी कि जो पत्थर है इसको खिसकाने की स्पीड कभी 2 किलोमीटर पर आवर रही हो, थोड़ी देर बाद ये 4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, थोड़ा और जोर लगाएंगे तो 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, यानी कि इसके संवेग में भी परिवर्तन हो रहा है और त्वरण में परिवर्तन हो रहा है। स्वाभाविक सी बात है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ इसका त्वरण होगा, इस पर लगाने वाला जो फोर्स होगा वो ज्यादा होगा क्योंकि इसका मास भी ज्यादा है, ठीक है। इसका एक फोर्स भी होगा, इसका एक त्वरण भी होगा, इसका एक मास भी होगा। तो ये फॉर्मूला क्या कहता है कि F बराबर m इंटू ए, यानी कि इस बात को समझिए आप, हमेशा समानुपाती का मतलब क्या होता है, आज ये भी जान लीजिए। समानुपाती का मतलब होता है कि अगर यहाँ पर इस चीज का कोई मान बढ़ता है तो इस चीज का भी मान बढ़ेगा। कैसे? जैसे कि अगर 400 किलोग्राम मास ज्यादा है तो यहाँ पर फोर्स भी बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा, शक्ल पे दिख रहा है। लेकिन अगर ये मैं मास भी कम करता हूँ तो इधर फोर्स भी क्या करना हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मास 40 किलोग्राम तो फोर्स भी क्या हो गया, कम हो गया। यही तो है आपका सेकेंड लॉ कि वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर या संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। समानुपाती से मतलब ये कि अगर इधर त्वरण और द्रव्यमान भी बढ़ता है तो इधर लगने वाला फोर्स भी बढ़ेगा। अगर ये दोनों कम होते हैं तो ये भी क्या होगा, कम होगा। आई होप आपको यहाँ पर चीजें क्लियर हो रही होगी, मैं आशा करके चलता हूँ। तो यहाँ पर ये बात जरूर याद रखिएगा कि इससे जो बल है उसका क्या निकलता है, पूरा पूरा परिभाषा निकल कर आ जाती है। इसके कुछ एग्जाम्पल दैनिक जीवन में क्या याद रखना है आपको, सेकेंड लॉ के, कि बॉल को कैच करते समय हाथ को पीछे ले लेना, क्योंकि अगर संवेग में परिवर्तन धीरे धीरे होगा, यहाँ पर ए का मान फिर से बता देता हूँ आपको, यहाँ पर ठीक है, ए का मान अगर धीरे धीरे कम होगा तो फोर्स भी क्या है हमारे हाथ पर गेंद का कम लगेगा, इसीलिए हम पीछे लेते हैं। या जंप के मैदान में बालू रेत का बिछाना, तो बालू रेत का इसलिए कि जैसे हम बालू रेत में जंप करते हैं तो बालू रेत थोड़ी सी अंदर धंस जाती है, जिससे हमारा जो संवेग है वो धीरे धीरे कम होगा तो हम पर चोट भी कम लगेगी। या तीसरा, जैसे कि गोली का शरीर में घुसना, तो गोली अगर आप यहाँ पर खड़े हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए, और यहाँ से अगर जो गोली बहुत स्पीड से आती है तो आपके शरीर में जाकर उसका जो संवेग है अचानक शून्य होता है, तो फिर वहीं पर जाकर क्या हो जाती है, वो रुक जाती है, ठीक है। और अगर गोली ज्यादा पावरफुल रही तो आपके शरीर के आर पार भी निकल जाएगी, यहाँ पर ये भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है दैनिक जीवन में, ठीक है। अगर आप नंगे पैर दौड़ते हैं, जूते से दौड़ते हैं, तो जूतों में आपको कम चोट लगती है क्योंकि नीचे जो गद्दी होती है वो संवेग में परिवर्तन को मैनेज करता रहता है, इसलिए आपके पाँव में नहीं लगती है। चलिए साथियों, तो मैं आशा करता हूँ आपको जो सेकेंड लॉ है वो भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं यहाँ पर आगे थर्ड लॉ की तरफ। तो थर्ड लॉ सबसे इजी लॉ है न्यूटन का, और ये सरल तरीके से कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे कि इसका दैनिक जीवन में एग्जाम्पल बताता हूँ, ये बिल्कुल यही है कि एवरी एक्शन इज अपोजिट एंड फिक्स रिएक्शन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके घर में आपके हाथ से कोई कप टूट जाता है तो ये क्या हो गया, आपका एक्शन हो जाता है। लेकिन कप टूटने के बाद आपकी जो मम्मी आपके ऊपर कुछ भी कुटाई शुरू करती तो उसे हम कहते हैं प्रतिक्रिया, ठीक है। तो आपकी क्रिया क्या थी, कप तोड़ना,
और माता जी की यहाँ पर रिएक्शन क्या हो गया, आपको कूटना। खैर ये तो यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन फिजिक्स के अकॉर्डिंग हम चलें तो इसमें क्या होता है, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना, स्वाभाविक सी बात है आपको, क्योंकि जैसे गोली आगे जाती है तो उतना ही वो क्या करती है, प्रतिक्रिया देती है। दूसरा यहाँ पर नाव से किनारे पर कूदने पर पीछे की ओर उड़ जाना या रॉकेट को उड़ाने पर। जैसे एग्जाम्पल देखिए, अगर ये रॉकेट ऊपर क्यों उड़ रहा है, क्योंकि बराबर मात्रा में यहाँ से धुआं प्रेशर कर रहा है नीचे की तरफ, तभी रॉकेट क्या जा पा रहा है, ऊपर जा पा रहा है। दिवाली के रॉकेट आपने जलाए होंगे, उसमें भी तो ये होता है, बारूद से जो आग निकलती है वो जितना तेजी से नीचे की ओर जाएगी, रॉकेट भी उतना ऊपर की ओर जाएगा। या अगर हम और एग्जाम्पल यहाँ पर देखें तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए बंदूक का ही हम देख लेते हैं। तो जैसे कि अगर आप देख रहे हैं तो गोली चलती है तो यहाँ पर कंधे पर पीछे झटका लगता है, क्योंकि अचानक से यहाँ पर जब गोली जो है, ठीक है, ये बाहर निकलती तेजी से तो उतना ही प्रेशर ये पीछे निकालेगी। यहाँ से मत समझिएगा गोली निकल रही है, ये तो जो उसका कवर होता है गोली का वो बाहर निकल रहा है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, न्यूटन के थर्ड लॉ का। देन इसके अलावा अगर हम और की बात करें तो जैसे कि एग्जाम्पल देखिए आप, यहाँ पर ये जनाब जैसे ही नाव से जंप करते हैं तो यहाँ पर पाँव से पीछे की ओर धक्का लगता है, हम तो आगे की ओर चले जाएंगे, या ये जनाब आगे की ओर चले जाएंगे लेकिन नाव पीछे की ओर चले जाएगी। तो ये न्यूटन का बहुत अच्छा नियम है जो सबको बहुत आसानी से पसंद आ जाता है और समझ में आ जाता है। थोड़ी सी दिक्कत सेकेंड लॉ में रही होगी तो उसको आप थोड़ा सा इत्मीनान के साथ समझिएगा, अपना एफर्ट भी लगाइएगा, समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो न्यूटन का तीसरा नियम है, इससे एक और चीज निकल कर आती है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, और ये बहुत आईएमपी है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो इसी के साथ में हमारे वीडियो का एंड हो जाएगा। ये लास्ट में संवेग संरक्षण थर्ड लॉ के साथ में हमेशा जुड़ता है। तो यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुछ संवेग नियत रहता है, यानी कि टक्कर के पहले और बाद संवेग बराबर होता है। मैं इस बात को समझाता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि ये जो कार है और इधर से आ रही है ट्रक है, किसी कारणवश या दोनों आमने सामने आ जाती, तो देखिए हर चीज का संवेग होता है गति करती हुई, आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर संवेग बराबर क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो इसका कुछ वजन होगा, कुछ स्पीड भी होगी, इसका भी अपना संवेग होगा, लेकिन स्वाभाविक सी बात है संवेग इसका ज्यादा होगा। लेकिन किसी कारणवश ये दोनों एक दूसरे के सामने आ जाती है और यहाँ पर हो जाती है टक्कर। जैसे ही टक्कर होती है तो इनका संवेग टक्कर के जस्ट टाइम पर शून्य होगा। स्वाभाविक सी बात है, मान लेते कि इसका ये गाड़ी अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा से आ रही हो और ये गाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा से आ रही हो, तो जैसे अगर सामने एक दूसरे के टक्कर करेंगे तो जस्ट उसी टाइम पर इनका संवेग शून्य हो जाएगा। लेकिन टक्कर के बाद में ये कार पीछे जाएगी और ये ट्रक भी हो सकता है थोड़ा बहुत पीछे चली जाए। इस टाइम पे इनका कुछ ना कुछ संवेग होगा। हो सकता है इसका जो संवेग हो वो ज्यादा हो, यानी कि ये तेजी से पीछे जाएगी तो इसका कम से कम 20 किलोमीटर पर आवर के आसपास की स्पीड रह सकती, ऐसा हम मान लेते हैं। लेकिन इधर इस ट्रक का जो रहेगा वो लगभग चला जाएगा 10 किलोमीटर पर, यानी कि दोनों के संवेग में जो परिवर्तन होगा वो बराबर होगा और दोनों को संवेग में जो कटाव होगा वो भी सेम होगा। यहाँ पर जैसे कि 40 था, यहाँ पर 30 था, तो इसके अंदर से भी 20 किलोमीटर की स्पीड कम हुई, इसके अंदर से भी 20 किलोमीटर की स्पीड कम हुई, बाकी वजन तो सेम रहेगा। तो यही वाली चीज क्या कहलाती है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। यानी कि इसे हम क्या कहेंगे, पूरा एक निकाय है ये, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, सिस्टम है। यहाँ पर दोनों की टक्कर हुई, लेकिन एक बात फिर से बता दूं कि जब यहाँ पर टक्कर हो रही हो उस वक्त दूसरी अन्य कोई सी चीज बिल्कुल नहीं आना चाहिए, या एक और ट्रक आके इसमें ठोक दे या एक और कार आके ठोक दे, तो फिर बिगड़ जाता है मामला। अब संवेग संरक्षण का जो सिद्धांत है वो यही कहता है, और ये सबसे ज्यादा किस पे लागू होता है, रॉकेट के उड़ने पर। तो एक बार और फिर से मैं आपको समझा देता हूँ संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो यहाँ पर ये कि यदि कणों के समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल न लग रहा हो, तो यानी कि कार भी खुद चल रही थी, ट्रक भी खुद चल रही थी, कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, तो उस निकाय का कुछ संवेग नियत रहता है। यानी कि इसका संवेग यानी कि 40 इंटू अगर इसकी कोई स्पीड रही हो, 40 किलो वजन और 40 का इसका कुछ रहा हो, ऐसे भी इसका कुछ नंबर रहा हो 60 इंटू 40, तो तब तक तो ये फिक्स है। लेकिन जैसे टक्कर लगी तो संवेग दोनों का शून्य हो जाएगा या दोनों का बदल जाएगा। लेकिन बाद में इनका जो संवेग
वापस से वो नियत हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, बराबर तरीके से यहाँ पर चेंजेस होंगे। अब संवेग संरक्षण का जो सिद्धांत है वो सबसे ज़्यादा लगता है रॉकेट उड़ने में, क्योंकि होता क्या है कि यहाँ पर ये जितनी गैस निकल रही है और रॉकेट जितना जा रहे हैं, दोनों का अगर संवेग बराबर होगा, इस बात को समझिए, दोनों का अगर संवेग बराबर होगा तभी जाकर रॉकेट उड़ पाएगा। अगर इसका संवेग यहाँ पर थोड़ा सा भी ज़्यादा हुआ या इसका भी कम ज़्यादा हुआ तो रॉकेट आराम से नीचे आ जाएगा। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, चाहे आप एक कार को भी धक्का दे रहे हों या आप कुछ भी कर रहे हो, टक्कर के वक्त या टक्कर से पहले और बाद में जो संवेग होता है वो संरक्षित होता है। तो यहाँ पर क्या है, इन दोनों का संवेग संरक्षित है, तभी जाकर ये क्या हो पा रहा है, यहाँ पर रॉकेट उड़ पा रहा है। अगर इनके संवेग में परिवर्तन हो गया थोड़ा बहुत और बराबर नहीं हुआ, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगी, यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। चलिए साथियों, तो ये आज का हमारा वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि आपको गति के तीनों नियम एनिमेटेड के माध्यम से बहुत अच्छे समझ में आएंगे। और इसी के साथ हमारे इस वीडियो में आपके लिए प्रश्न कि न्यूटन के गति के नियमों को समझाइए। एक चीज़ और बता दूं कि इन प्रश्नों के उत्तर आप साथ साथ में ज़रूर लिखिएगा और यहाँ पर आपको रटने की ज़रूरत नहीं, समझने की। और एक चीज़ और बता दूं कि आप डायग्राम ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। फिजिक्स में बहुत डायग्राम बनेंगे और इस बार 30 नंबर का फिक्स है MPPSC के अकॉर्डिंग, तो आप इस चीज़ का खासा यहाँ पर ध्यान रखें। हाँ, लास्ट वीडियो में मैं क्वेश्चंस नहीं दे पाया था, तो उसके लिए भी क्वेश्चंस आपको अवेलेबल करवा देता हूँ। क्वेश्चन है भौतिक राशियाँ क्या होती है और ये दैनिक जीवन में इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, तो इसको आपको थोड़ा सा खुद बताना होगा। अगर आप समझ पाए होंगे तो इसका आंसर आप ज़रूर बता देंगे। याद रखिएगा कीवर्ड 50 वर्ड है। चलिए साथियों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। क्वालिटी मीन्स PS से अड्डा देन अदर, आप यहाँ पर हमें फॉलो भी कर सकते हैं। आज का वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। थैंक्स अ लॉट।